बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूज़, ग्लोबल पल्स के साथ राना सोहेल टोरंटो से हाजिर खिदमत है। आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले एक मेरे पास मैसेज आया। मैं उस मैसेज का जवाब सोचा कि मैं ऑन एयर ही दे दूं, क्योंकि मुझे ये शिकवा किया गया कि मैं अपने जितने भी हैं इसके ब्लॉग्स के अंदर मैं रिक्वेस्ट नहीं करता कि जनाब इनको सब्सक्राइब करें। तो उसकी एक वजह है कि मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे पता है कि जिन लोगों ने सुनना है वो ख़ुद ही सब्सक्राइब कर लेंगे कि दोबारा भी रब्ता हो, दोबारा भी बात सुन लें। और जिन लोगों को मेरा ब्लॉग बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, वो वैसे ब्लॉग कर देंगे। तो लेकिन मेरे जो दूसरे साहब थे उन्होंने ये दलील दी, उन्होंने कहा जी ये बात ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आदमी जब ब्लॉग सुन रहा हो इतने इन हमाक से सुन रहा हो कि उसे याद ही भूल जाए कि मैंने सब्सक्राइब भी करना है। तो लिहाजा मैं फॉर्मली रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब मेरा ब्लॉग को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास ये डायरेक्ट पहुंच जाए उसी वक्त जैसे ये यूट्यूब पे आए। चलिए आज एक टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। पहला टॉपिक आज का कि पाकिस्तान के अंदर हालात जो हैं, अल्लाह का शुक्र है कुछ पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हुई हैं। उसकी क्या वजूहात हैं? इसकी काफ़ी वजूहात में से पहली वजह है कि परफॉर्मेंस, क्योंकि खान साहब ने जो अपने गुज़श्ता 5-6 साल के अंदर पाकिस्तान को जो बीमारी लगी है ना जी, जो बीमारी पाकिस्तान को लगाई गई है, उस बीमारी का इलाज या उस बीमारी की दवाई जो है ना जी, वो सिर्फ है परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस फेडरल लेवल पर भी अच्छी हो रही है, सूबाई लेवल पर भी, ख़ास तौर पर सिंध और पंजाब के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। काम जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लोगों के साथ ताल्लुकात उस्तवार हो रहे हैं, लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करने आ रहे हैं। ख़ास तौर पर अभी एक आध दिन पहले जो IPPs वाला हुआ है, इससे बिजली के निर्ख काफ़ी कम होंगे, लोगों को रिलीफ मिलेगा। कम से कम ये है कि महंगाई का ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा। वैसे तनकीद करनी है तो करते रहें। पहले जो इतला आती थी ये भी बढ़ गया, वो भी बढ़ गया, इतना बढ़ गया उतना, अब वो इतलात आना बंद हो गई हैं पाकिस्तान से। इसका मतलब है कि हालात थोड़े से ना पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और उसकी वजह क्या है? सिर्फ परफॉर्मेंस दवाई नहीं है। ये जो दवाई दी है ना परफॉर्मेंस वाली, शहबाज शरीफ ने, मरीम नवाज़ ने और जो भी हुकूमत में हैं इन सब ने, लेकिन दवाई के साथ मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो अमल दखल है ना जी इसके अंदर, इस परफॉर्मेंस के अंदर, दवाई जो असर कर गई। कहते हैं ना लोग दवाई असर नहीं करती, दवाई असर करती है, लेकिन उस वक्त ज़्यादा असर करती है जब साथ परहेज़ भी किया जाए। जब आपने परहेज़ ही नहीं करना तो दवाई ने असर क्या करना है? तो आप पहले ये इलाज करते थे अपना, मेरा ख्याल है हकीम साहब के पास ही था, वो अपनी दवाइयाँ, अपने नुस्खे इन पे आजमाते रहे और उनके दवाइयाँ नुस्खे तो कारगर साबित नहीं हुए। मैं अपने जनरल नदीम अंजुम साहब की बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि वो हकीम थे और अब जो आए हैं ये बाकायदा डॉक्टर हैं। डॉक्टर आसिम मलिक साहब, जनरल आसिम मलिक बाकायदा डॉक्टर हैं, गर्चे के ये PhD की है उन्होंने स्ट्रेटेजिक वार्स के अंदर। तो लेकिन वो डॉक्टर ही नहीं, मुझे तो लगता है ये सर्जन भी हैं। जिस तरह से हफ्ता 10 दिन हुए हैं अभी सिर्फ इन्होंने परहेजी काम शुरू किया है कि इनको जो जेल के अंदर सहूलतें दी हुई हैं आपने, वो जेल कम और किसी यूनिवर्सिटी का कॉमन रूम ज़्यादा लगता है, किसी हॉस्टल का कॉमन रूम ज़्यादा लगता है। दोस्त आ रहे हैं, फैमिलीज़ आ रही हैं, पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, डायरेक्शंस दी जा रही हैं, क्या करना क्या नहीं करना, किस किस तारीख को कहाँ कहाँ धरना देना है, क्या क्या धरना देना है। ये सारे काम हो रहे थे वहाँ पर बैठे हुए जेल के अंदर। जब जेल को आप वाकई ही कॉमन रूम बना देंगे, जेल दीजिए, जेल की सहूलतें मिलनी चाहिए खान साहब को। खान साहब को नहीं, तमाम कैदियों को सहूलतें उनकी जो हैं, अलाउड हैं कानून के अंदर, वो सब मिलनी चाहिए। लेकिन जो बियॉन्ड द लॉ जाके दी हैं, बेशक अदालतों ने दी हुई हैं कि ये भी सहूलत दो, ये भी सहूलत दो, ये भी सहूलत दो। फ़र्ज़ करो जी ये अदालतों को आपने उनको नहीं चैलेंज कर सकते या नहीं अदालतें आपको रिलीफ देती, तो क्या आप हुकूमत वाले अदालतों के सारे हुक्म मानते हैं? पहले एक हुक्म ये भी ना माने, ना देना रिलीफ। जब आपको पता है कि मुल्क को आराम आ रहा है, मुल्क को आराम आ रहा है इस दवाई से, इस परहेज से, मुल्क में खुशहाली आ रही है, तो वो इलाज करें ना, कर दें वायलेट। जब अदालत गलत फैसले देगी, वैसे तो कोई भी पाबंद नहीं है, अदालत के से गैर आईनी गैर कानूनी फैसले का पाबंद नहीं होता,
लेकिन अगर देती भी आप समझते हैं वायोलेशन लगती तो लगवा लें। तो जब तक खान साहब को ये परहेज़ है ना, अभी तो 18 अक्टूबर तक दिया ना जी, ये डॉक्टर आसिम मलिक साहब ने, DGIS जो हमारे हैं, तो मेरा ख्याल है ये उन्होंने ट्रायल बेसिस पे दिया है, ट्रायल बेसिस पे कि ये इफ़ेक्टिव होता है कि नहीं होता, लेकिन अभी तक के नताइज के मुताबिक ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। लेकिन डर एक बात का लगता है कि ये जो परहेज़ इन्होंने करवाया है उसकी तरह ना हो, जो किसी स्मोकर से कहते हैं ना कि यार सिगरेट ना पिया करो, सिगरेट छोड़ दो, वो कहता सिगरेट छोड़ना कौन सा मुश्किल काम है, मैंने 50 बार छोड़े हैं। तो ये इस तरह का ना परहेज़ करवाएं इन्हें, इसलिए सिगरेट इस तरह के ना छुड़वाएं। जब देखा है कि मुल्क को इसके साथ फ़ायदा हो रहा है तो वो पाबंदियाँ जारी रहनी चाहिए। ये जो वहाँ से डायरेक्शन निकलती थी ना, ऐसे ही नहीं कॉलम छप जाते, ऐसे नहीं सारे कुछ डायरेक्शन धरने वगैरह की इशू हो जाती। बहरहाल ये जो परहेज़ है जी, मेरा ख्याल है इस परहेज़ को जारी रहना चाहिए, और वैसे भी परहेज़ इलाज से बेहतर है। कुछ लोग तो इलाज बिलग़ज़ा भी करते हैं, बड़ी कोशिश की इन्होंने, हकीम साहब ने इलाज बिलग़ज़ा करने की, नहीं हुआ, तो अब ये सर्जन साहब के हाथ लगा है। एक छोटा सा वाक़या मैं आपको सुनाता चलूँ। हमारी कौम बड़ी सादा है, छोटे से इलाज पे, छोटी सी दवाई पे खुश हो जाती है कि अब आराम होना। हमारी एक अजीज़ा थी, तो 40-45 साल पुरानी बात है, तो वो बीमार हो गई, तो मेरे दादाजी ने मुझे कहा कि जाके ना इनके एक्सरे करवा के लाओ, ताकि पता चले कि क्या प्रॉब्लम है, कोई एक्सरे वगैरह। तो एक्सरे रिपोर्ट 4-5 दिन बाद उस वक्त मिला करती थी। मैं उन्हें साल ले गया, जाके एक्सरे वगैरह करवाया। 2-4 दिन बाद हम सब लोग गए, मैं, मेरे अब्बा जी, मेरे दादाजी, चाची जी का पता लेने। तो चाची जी से पूछा कि जनाब चाची जी क्या हाल है, कैसी तबीयत है? तो कहने लगी कि ਜਦੋਂ ਦਾ सुहेल मेरा एक्सरे करवा के ले आया ना, उदों ਦਾ बड़ा आराम है, कि जब का ये मेरा एक्सरे हुआ है उस वक्त से मुझे काफ़ी आराम है। तो इतने सादा लोग हैं हम लोग, तो छोटे से इसके एक्सरे करवाने पे कहते हैं कि सानू आराम आ गया। तो आप मेहरबानी हमें इस एक्सरे पे नहीं तरखाना, हमारी बाकायदा दवाई, इस मुल्क की बाकायदा दवाई, इस मुल्क का बाकायदा इलाज, जो जो उस मुल्क को चीज़ें सूट करती हैं वो चीज़ें रखें, और जो इस मुल्क के नुकसानदेह हैं उनकी तलाफ़ी करें। चलिए जी, अब दूसरी बात करते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी मेरा फ़ोन गुम गया, पहले कहा मेरा फ़ोन गुम गया, अब कहते हैं वहाँ रह गया मेरा KP हाउस में। दरअसल इनका फ़ोन उसी तरह रहा है जिस तरह रऊफ़ साहब का रहा था, जो PTI के, पता नहीं अब मेंबर हैं कि नहीं हैं, जिनके फ़ोन से बहुत कुछ बरामद हुआ था और उसके बाद बड़ी गिरफ्तारियाँ हुई थी। तो अली अमीन गंडापुर का भी फ़ोन उन्हीं के पास है जिनके पास ये KP हाउस से भागकर चाय पीने चले गए थे, इनके बकौल। तो इनका फ़ोन और इनका वॉलेट वो भी उनके पास है। तो ये देखें इस फ़ोन से अब इसके बाद क्या क्या गिरफ्तारियाँ आती हैं, किस किस पर सख्तियाँ आती हैं, क्या क्या चीज़ें ट्रेस होती हैं, कि क्या क्या फ़ैसले वहाँ पर किए गए। और अगली बात जनाब अली, अगली बात आती है जी 63A पे लोग कहते हैं जी इसके बारे में बताएं। 63A जो फ़ैसला आया ना, फ़ैसले के ऊपर मैं कुछ प्रोग्राम TV का देख रहा था, ऐसे ऐसे नल्ले बंदे तबसरे कर रहे थे जिन्होंने ये जजमेंट पढ़ी तक नहीं। ये जो जस्टिस फायज़ ईसा वाला डिटेल जजमेंट आई है उन्होंने पढ़ी भी नहीं, उस पर तनकीद कर रहे हैं, इसमें यह गलत है। सबसे मोटी सी बात एक बताने लगा हूँ, आर्टिकल 63A हमारे आइन का वो हिस्सा है, वो आर्टिकल है जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी शायद कुछ लोगों को ना पता हो, ये वो आर्टिकल है जिसकी तशरीह की ज़रूरत ही नहीं। ये खुद बताती है कि अगर एक आदमी वोट देता है अपने अलावा किसी और को, अपनी पार्टी के अलावा किसी और पार्टी को, तो उसके ख़िलाफ़ कैसे एक्शन होगा, क्या एक्शन होगा। वो बताता है कि जनाब एक आदमी जब आता है अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देना, वो वोट तो डाल देता है, उसके बाद उसका पार्टी हेड जो है उसको शोकाज नोटिस देता है। जब शोकाज नोटिस देता है उसके बाद वो उसका जवाब देता है कि सेटिस्फैक्ट्री हो तो ठीक है, नहीं तो फिर स्पीकर के पास चला जाता है रेफरेंस कि जनाब इसको डी-सीट किया जाए। तो स्पीकर साहब है आगे इलेक्शन कमीशन को देते हैं कि इस आदमी को, इसका हेड कह रहा है कि इसको डी-सीट किया जाए, तो इस तरह वो डी-सीट होता है। ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट कह के दिया कि मैंने डी-सीट कर दिया, आपने सोचा तो फैसला। ये 63A वो है। अगर इसकी डिटेल जाननी है, क्योंकि अगर मैं डिटेल बताऊंगा तो मेरा व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे कोलीग है, मेरे दोस्त हैं, ये नहीं मैं इसलिए तारीफ़ कर रहा हूँ, बड़े अच्छे पाकिस्तान के रिपोर्टर्स हैं,
बड़े अच्छे पाकिस्तान के कोर्ट रिपोर्टर्स हैं दूसरे भी, लेकिन जो सईद चौधरी साहब इस पे एक्सप्लेनेशन देते हैं या जिस डिटेल से दे, उनका प्रोग्राम है हालात। आप जाके देखिए सईद चौधरी या लिखिए हालात विद सईद चौधरी, तो आपको आ जाएगा। जो डिटेल जजमेंट उन्होंने बता दी है वो आप माड़े से माड़े बंदे को भी बात समझ आ जाएगी कि क्या हुआ है इसके साथ। फिर सारे फैसले उन्होंने अपने फैसलों के खिलाफ दे दिए। वो जो 3 जजेस थे, जस्टिस बंदयाल, जस्टिस मुनीब, जस्टिस एजाजुल हसन, अपने फैसलों के खिलाफ पहले फैसले दिए में रेड लाइट पर खड़े होना लाजमी है, अगली जजमेंट में आके कह दिया नहीं जी लाजमी नहीं है। इस तरह के फैसले ना, तो वो सईद चौधरी साहब को आप सुनिए। अच्छा जी, अब बात करते हैं जस्टिस काजी फायज ईसा। उन्होंने जो रेफरेंस होता है, जब जी जाने वाले चीफ जस्टिस होते हैं उनको रेफरेंस दिया जाता है, बाकी सब की तरफ से बार कौंसल सारे लोग होते हैं वहाँ पर, उस पर काफ़ी ख़र्चा आता है। तो वो दरवेश से बंदे हैं, उन्होंने कहा जी वो रेफरेंस ना दें आप, क्योंकि सरकारी ख़र्चा मेरे ऊपर ऐसे ही करना, मुझे वैसे ही अलविदा कर दें, मैं चला जाऊँगा, कोई बात नहीं। वो जो बंदे घर से पैदल आते हों, जज साहब अपने घर से पैदल सुप्रीम कोर्ट आते हों सुप्रीम कोर्ट लगाने के लिए, इन हालात में भी प्रोटोकॉल ना लेते हों, तो उन्होंने कहा भी दावत पे ना लगाएं, मुल्क के काम आएंगे। हाँ, अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट जो बार जो दे रही है उनको अशाइया, वो उन्होंने अपनी तरफ से देना है वकाला ने, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी मैं ज़रूर जाऊँगा। लेकिन मैं इजाज़त चाहने से पहले एक बात करता जाऊँ, मेरे गुज़श्ता व्लॉग में भी वो मैंने डिटेल में बात की थी, इसमें मेंशन करता जाऊँ, काजी फायज ईसा साहब जा रहे हैं मगर वो फिर आ रहे हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।